भीमपुर गांव में एक लड़की की अभी अभी शादी हुई थी। रेखा को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था। वो अपने पति से हर रोज 15-15 आइसक्रीम मंगवाती थी। रेखा के ससुराल वाले इस बात से बहुत दुखी थे। रेखा घर की छोटी बहू थी। इस कारण से रेखा की जेठानी नंदिनी उससे बहुत चिढ़ती थी। एक दिन नंदिनी अपने पति शेखर से कहती है, सुनो जी, तुम्हें कुछ दिखाई देता है कि नहीं कि तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है इस घर में। क्या नंदिनी जी, क्या नाइंसाफी हो रही है आपके साथ? सुनिए जी, आप देखते नहीं है कि कैसे सासू माँ और ससुर जी ने रेखा को अपने सर पर बिठा रखा है। रोज रोज 15-15 आइसक्रीम खा जाती है। सासू माँ और ससुर जी को भी अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी उससे कुछ कहते ही नहीं है। और जब मुझसे कोई छोटी सी गलती हो जाती है, फिर सासू माँ और ससुर जी पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ही ऐसा लगता है। और तुम भूल गई हो क्या, तुम इस घर की बड़ी बहू हो। तुम्हें तो ज्यादा समझदार होना चाहिए। देखो नंदिनी, घर का बड़ा बेटा होने के नाते मैं तुम्हारे इस छोटे मोटे से मामले में लड़ाई नहीं चाहता। तुम खुद ही देखो इसे। और फिर शेखर मुंह फेर कर वहां से चला जाता है और नंदिनी गुस्से में रसोई में आटा मढ़ने चली जाती है। नंदिनी रसोई में आटा मढ़ते मढ़ते बड़बड़ा ही रही होती है कि तभी रेखा आइसक्रीम खाते खाते वहां आ जाती है। नंदिनी रेखा को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और उसको टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से रेखा की आइसक्रीम आटे में गिर जाती है और सारा आटा खराब हो जाता है। ये क्या कर दिया भगवान, कभी आइसक्रीम से हटकर भी कभी कुछ ध्यान लगा लिया करो। पर नहीं, पूरे घर ने तुम्हें सर पर चढ़ा रखा है। तभी रेखा वहां से चली जाती है। इस रेखा का तो कुछ करना ही पड़ेगा, बहुत हो गया इसके नखरे। रात में जब रेखा फ्रिज में से आइसक्रीम लेकर अपने कमरे में जा रही होती है, तब नंदिनी सारे घर की लाइट का फ्यूज उड़ाकर अंधेरे में रेखा के पास आ रही होती है। अरे ये लाइट कैसे चली गई? तभी पीछे से नंदिनी अपने हाथों में चाकू लेकर रेखा को चाकू से मार देती है और रेखा मर जाती है। फिर नंदिनी घर का सारा सामान इधर उधर फैला देती है ताकि सबको ये लगे कि घर में कोई चोर आया था और ये सब उसी ने किया है और रेखा का खून भी उस चोर ने किया है। फिर नंदिनी घर की लाइट जलाकर अपने कमरे में चली जाती है। रेखा की लाश अभी भी वहीं पड़ी होती है। रेखा का पति संजीव जब उसे ढूंढते हुए किचन के पास पहुंचता है तो चौंक जाता है। रेखा, तुम्हारा खून किसने किया रेखा? संजीव की चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी घर वाले वहां पहुंच जाते हैं। रेखा की लाश देखकर सारे घर वाले चौंक जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारी रेखा के साथ? मैं तो हमेशा इसे अपनी बहन जैसा प्यार करती थी। किसने मारा हमारी बहन को? बहू, मेरी प्यारी बहू, किसने खून कर दिया मेरी प्यारी बहू का? सब घर वाले रेखा की जाने के दुख मना रहे होते हैं। इतने में रेखा के ससुर जी बीच में बोल पड़ते हैं। तुम सबने एक बात गौर करी? घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। शायद यहाँ कोई चोर आया होगा। अरे पिताजी, जो भी हो, मेरी रेखा तो चली गई ना। अब मैं इतनी सारी कुल्फी किसके लिए लाऊंगा? फिर सारे घर वाले अगली सुबह रेखा की लाश को लेकर अंतिम संस्कार कर देते हैं। उस रात को नंदिनी शेखर को थोड़ी खुश नजर आती है। आज ही छोटी बहू का अंतिम संस्कार हुआ है और तुम खुश हो रही हो। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। आप भी ना, आपको तो सब कुछ गड़बड़ ही लगता है। मैं कहाँ खुश हूँ? मुझे भी रेखा के जाने का दुख है। सारे घर वाले अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी रेखा मरने के बाद आइसक्रीम वाली चुड़ैल बन जाती है, क्योंकि उसे मरने के बाद भी आइसक्रीम खाने की लत होती है। आइसक्रीम वाली चुड़ैल घर में घुसकर सबको देख ही रही होती है। वो देखती है आज भी संजीव ने रेखा की याद में ढेर सारी आइसक्रीम लाकर फ्रिज में रखी है। संजीव, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि आज मेरे अंतिम संस्कार वाले दिन भी तुम मेरे लिए आइसक्रीम लाए। फिर आइसक्रीम वाली चुड़ैल फ्रिज में रखी सारी आइसक्रीम खा जाती है और फिर वो नंदिनी के कमरे में जाती है उसे देखने के लिए। नंदिनी जी, आपने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया। अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आप बस कल का इंतजार करिए। अगली सुबह जब संजीव रेखा की याद में रात को फ्रिज में रखी आइसक्रीम देखने जाता है, तब वे वहां आइसक्रीम ना रखी होने पर चौंक जाता है। जल्दी नीचे आओ, मेरी रेखा वापस आ गई। देखो देखो ना, माँ बाबा, वह हो ना हो मेरी रेखा ही हो सकती है, इतनी सारी आइसक्रीम खाने वाली। घर वाले नीचे आकर सब देखते हैं
और सब चौंक जाते हैं। नंदिनी को भी कुछ डाउट लगता है, इसलिए वो भी घबरा जाती है। और जब वह किचन में खाना बना रही होती है तो देखती है कि उसका बनाया हुआ खाना आइसक्रीम में बदल गया। नंदिनी अपना खाना देखकर चौंक जाती है। ये क्या, ये मेरा खाना आइसक्रीम में कैसे बदल गया? लगता है रेखा की मौत की वजह से मेरा सर घूम गया है। मैं थोड़ी देर बाद खाना बनाऊंगी, अभी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। थोड़ी देर बाद जब वह सोकर उठती है तो वह बाथरूम में अपना मुंह धोने चली जाती है। जब वह मुंह धोकर अपना चेहरा आईने में देखती है तो उसे अपने चेहरे की जगह आइसक्रीम नजर आती है। ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? मैं आइसक्रीम क्यों नजर आ रही हूँ? नंदिनी घबराकर बाथरूम से बाहर आ जाती है और उसे सारी चीजें आइसक्रीम में नजर आती हैं। नंदिनी बहुत डर जाती है और वो अपने घर के बाहर आ जाती है। वो अपने घर के बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, शेखर, सासू माँ, ससुर जी, सब नीचे आइए, देखिए ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। जब सारे घर वाले नीचे आते हैं तो उसे घर वाले आइसक्रीम में बदलते हुए नजर आते हैं। ये सब आइसक्रीम वाली चुड़ैल नंदिनी कर रही होती है। अरे नंदिनी, क्या हो गया? तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? फिर नंदिनी को पीछे से ऐसा लगता है कि आइसक्रीम वाली चुड़ैल अपने डरावने रूप में खड़ी हुई है। वो उसका डरावना रूप देखकर बहुत डर जाती है। आइसक्रीम वाली चुड़ैल के बड़े बड़े नाखून, लाल लाल आंखें और बहुत ही डरावना शरीर, लेकिन वो चुड़ैल सारे घर वालों को नहीं दिखती। नंदिनी शेखर को कुछ बता नहीं पाती है और डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाती, इसलिए शेखर नंदिनी को अपने बेडरूम में ले जाकर आराम करने के लिए बोलता है। सारे घर वाले नंदिनी की ऐसी हालत देखकर बहुत डर जाते हैं। अगली सुबह जब नंदिनी उठती है तो वो बहुत डरी हुई होती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रेखा की आत्मा अब मुझे नहीं छोड़ेगी। अब एक ही उपाय है, किसी बाबा के पास जाना होगा। तभी वह अपने आस पड़ोस वालों से किसी तांत्रिक बाबा के बारे में पूछने लगती है और फिर वह तांत्रिक बाबा को ढूंढते ढूंढते जंगल की तरफ निकल जाती है। वहां उसे बाबा मिलते हैं और वह उनसे कहती है, बाबा, कृपा करके मेरी मदद कीजिए बाबा। मेरे हाथों अनजाने में मेरी देवरानी का कत्ल हो गया है और अब वह आइसक्रीम वाली चुड़ैल बनकर मुझे परेशान कर रही है। मैं सब जानता हूँ बालिके, तूने क्या किया है। ठीक है तो तू घर जाकर वह सारी चीज ले आ जो तेरी देवरानी रेखा की पसंद थी और वह उसका इस्तेमाल करती थी। फिर क्या, नंदिनी भागते भागते घर जाकर रेखा का सारा सामान ले आती है और फिर बाबा पूजा शुरू करते हैं। और जैसे ही वह पूजा आगे बढ़ाते हैं तभी वहां आइसक्रीम वाली चुड़ैल प्रकट हो जाती है और वह अग्नि में आइसक्रीम ही आइसक्रीम रख देती है। रेखा के इतना करते ही बाबा बहुत डर जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अरे यह तो बहुत ताकतवर है, यह अपना बदला लेकर ही रहेगी। अरे मेरी प्यारी बहन रेखा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, मैं तो बस तुम्हें डराना चाहती थी। कृपया कर मुझे जाने दो, मैं तुम्हें दिल से माफी मांगती हूँ। कृपया कर मुझे मत मारना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कौन ख्याल रखेगा? कृपया मुझे माफ कर दो। दीदी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने गलती तो की है। अगर आप चाहती हो कि मैं आपको सजा न दूं, तो उसके लिए आपको अपनी गलती घर वालों के सामने माननी ही पड़ेगी। हाँ हाँ रेखा, ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। तभी वहां शेखर नंदिनी को ढूंढते ढूंढते आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। अरे मुझे तो पहले ही लगता था कि बहू का खून तुमने ही किया होगा। आज तो सच भी तुमने कबूल लिया। तभी शेखर नंदिनी को अपने घर वालों के सामने ले जाता है और सारी सच्चाई बता देता है और फिर घर वाले नंदिनी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। तभी वहां वो आइसक्रीम वाली चुड़ैल प्रकट हो जाती है और फिर वो सबको दिखने लगती है। रेखा, मुझे माफ कर दो, भाभी से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब बताओ मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए क्या कर सकता हूँ? तभी वह चुड़ैल कहती है, अभी घर पर जितनी भी तुम मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए हो उसे जला दो। और फिर घर वाले ऐसा ही करते हैं और फिर रेखा को उस चुड़ैल के शरीर से मुक्ति मिल जाती है।